हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करते हैं इस वीडियो सीरीज में। तो आज जो हम लोग इस वीडियो सीरीज में पेपर डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का, वह पेपर 6 दिसंबर 2018 को हुआ था और जो हमारा शिफ्ट था वह हमारा था शिफ्ट 1। ठीक है, तो आज हम लोग 6 दिसंबर 2018 शिफ्ट 1 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और इस पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में उन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस थे, किस टॉपिक से थे और हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि इस पेपर में आया था। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था इस पेपर में, वह क्वेश्चन क्या बोलता है कि चूज द ऑप्शन दैट क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ द गिवन इमेज। हमें क्या है कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके राइट साइड में मिरर प्लेस किया हुआ है। तो जब आप राइट साइड में मिरर को प्लेस करते हैं तो इसका मिरर इमेज क्या फॉर्म होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो जैसे कि हमें मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी वर्टिकली मिरर प्लेस किया जाता है तो जो हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है एंड जो राइट साइड का पोर्शन है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा कि जो हमारा ये स्क्वायर पार्ट है वो एज इट इज स्क्वायर ही रह जाएगा, बट ये जो हमारा डायगोनल है ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से एंड जो ये शेडेड पोर्शन इधर है वो शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में। ठीक है, तो ये होगा मिरर इमेज हमारा। अब हम लोग ऑप्शन में मैच कर लेते हैं कि हमारा जो गिवन आंसर फिगर है उसमें से ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे ए बी सी डी चारों फिगर में तो हमारा जो फिगर बी है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो कि हमारे ऑप्शन बी में प्रेजेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन इस पेपर में आया था जो बोलता है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन गिवन है। हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है एंड हमारे जो भी गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन उसे जस्टिफाई करेगा, ठीक है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। इस तरह को क्वेश्चन को मैंने जैसे बताया है कि हम लोग डायग्राम की हेल्प से काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं हर एक स्टेटमेंट को पढूँ तो ऑल विटामिन्स आर प्रोटीन, हमारा यह पहला स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो क्या होगा कि विटामिन्स जो है हमारे प्रोटीन वाले सेक्शन में पूरी तरह से लाई कर जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल प्रोटीन्स आर फ्रूट्स। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने बना लिया, तो ये हमारा बन गया फाइनल डायग्राम। अब हमें काफ़ी इजी हो जाएगा कंक्लूजन को पढ़ के आंसर देने में। तो हमारा जो अगर पहला कंक्लूजन आप बात करोगे तो पहला कंक्लूजन बोलता है सम विटामिन्स आर नॉट फ्रूट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी मेंशन है कि ऑल विटामिन्स आर प्रोटीन एंड ऑल प्रोटीन्स आर फ्रूट। इट मीन्स कि सभी विटामिन्स भी फ्रूट के अंदर ही लाई करेगा, उसका एज अ पार्ट होगा। तो इस तरह से कंक्लूजन वन तो गलत हो जाएगा। अगर हम लोग डायग्राम के भी हेल्प से ले तो सभी विटामिन्स जितने भी है वो फ्रूट होंगे ही, तो फ्रूट ना होने के चांसेस बिल्कुल है ही नहीं, तो इस तरह से ये गलत हो जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि सम फ्रूट्स आर विटामिन्स। इट मीन्स कि जब हमारा बाहर का सर्किल फ्रूट को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है एंड विटामिन्स अंदर में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ पार्ट फ्रूट विटामिन्स है। तो इसके वजह से क्या है कि कंक्लूजन वन तो हमारा गलत हो गया, कंक्लूजन टू फॉलो कर रहा है हमारे गिवन स्टेटमेंट को। तो इसके वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज, जो हमारे ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, यह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन हमें पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में एग्जाम में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल है, उसमें क्या है 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब क्या एग्जैक्ट पोजीशन तो हमें नहीं पता है, बट हम लोग क्या है ना, हम हर एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग प्लेस करने का कोशिश करेंगे कि कौन कहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। तो अगर पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट की पढ़े तो क्या बोल रहा है कि सोहम इज सिटिंग एडिसन टू द नचिकेत। मतलब क्या है कि सोहम और नचिकेत तो क्या है, एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, आसपास में। अगर मैं इन दोनों को कहीं पे अभी बैठा दूँ, तो सोहम को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो नचिकेत को जस्ट सपोज ये यहाँ पे मैं रख दिया, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए। अगर दूसरे स्टेटमेंट की मैं बात करूँ, तो दूसरा क्या बोल रहा है कि तुषार इज सिटिंग अपोजिट टू प्रणव। क्या है, तुषार और प्रणव जो है एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे पोजीशन फिल्टर आउट करूँ कि ये दोनों कहाँ पे नहीं बैठ सकते, तो आप देखोगे कि इस जगह पे, इन दो पोजीशन पे तो तुषार एंड प्रणव नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि अगर इस जगह पे अगर मैं किसी तुषार को या प्रणव को भी बैठा दूँ, तो इसके अपोजिट में तो ऑलरेडी नचिकेत एंड सोहम को मैंने बैठा दिया है। इट मीन्स कि यहाँ पे तो इनके होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये दोनों क्या होंगे, इस वाले पोजीशन पे होंगे। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं तुषार को रख दूँ और यहाँ पे प्रणव को बैठा दूँ, तो ये एक दूसरे के अपोजिट में हो गए, ठीक है। इससे हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था, ये हमने बैठा दिया उसके अकॉर्डिंग। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि स्वप्निल इज सिटिंग इक्वी डिस्टेंस टू सोहम एंड प्रणव। मतलब स्वप्निल को ऐसा जगह रखना है जहां से सोहम एंड प्रणव क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए होंगे। तो अगर देखो, पोजीशन तो दो ही खाली है, यहाँ पे एक ये और यहाँ। अगर मैं यहाँ पे स्वप्निल को रखता हूँ, तो यहाँ से प्रणव क्या हो गया, उसके जस्ट एडजेसेंट में हो गया, एक प्लेस के बाद। अगर वही आप सोहम को देखोगे, तो दो प्लेस के बाद कहीं से भी आप देख लो, ये मतलब दो पोजीशन के बाद सोहम है। इधर से भी आप देखोगे तो एक दो पोजीशन के बाद सोहम है। इट मीन्स कि यहाँ तो इक्वी डिस्टेंस पे तो ये नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि स्वप्निल तो यहाँ पे तो नहीं बैठेगा। बचा क्या हमारे पास, ये पोजीशन। यहाँ पे अगर हम लोग स्वप्निल को रखते हैं, तो क्या होगा, दूसरे पोजीशन पे प्रणव आ गया, सोहम भी क्या है, दूसरे पोजीशन पे आ गया। इट मीन्स कि स्वप्निल का यहाँ पे होने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, वो हमारा जस्टिफाई होता है। तो हमारा ये पोजीशन बैठ गया। अब हमारा छठा बंदा कौन सा है, हु इज सिटिंग, क्वेश्चन पढ़ो कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू अनिकेत। इट मीन्स कि जो हमारा सिक्स्थ पर्सन है, वो है अनिकेत। अनिकेत यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पूछ रहा है कि अनिकेत के अपोजिट में कौन बैठा है। तो आप देख सकते हो फिगर से, तो अनिकेत के जस्ट अपोजिट में कौन है, सोहम बैठा हुआ है। सोहम कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। इट मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोहम हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह हमें क्या करना होता है, सभी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए देखना है कि कौन सा करेक्ट बैठ रहा है, वहाँ पे उसे बैठाना है। एंड हमारा जो है सर्किल, जो हमारा फॉर्म है, जिस तरह से वो लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड में, वो हमें मिल जाएगा। देन हम लोगों से फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग बहुत ही ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये हमारा फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट है, जैसे कि सभी बैठे हुए हैं। या स्वप्निल है, उसके बगल में अनिकेत है, तुषार है, सोहम है, नचिकेत है, प्रणव है, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, कौन सा फिर हमें कंक्लूजन पढ़ना है, एंड कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को लॉजिकली फॉलो कर रहा है, वो हमें बताना है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इंक्रीज्ड यूज ऑफ मेडिसिन पुट्स डाउन द इनेट हीलिंग सेंस ऑफ द बॉडी। इट मीन्स कि कोई स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग अपने मतलब जो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, उसे कंटिन्यूअसली लेते हैं या उसे हम लोग इंक्रीज करते हुए जाते हैं, तो जो हमारा बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हीलिंग करने का जो सेंस होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, वो चीज़ें खत्म होते जाता है। ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि देयर इज एन इनेट हीलिंग सेंस इन द बॉडी। पहला कंक्लूजन बोल रहा है कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिक हील करने का जो सेंस है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। दूसरा क्या बोल रहा है कि नाउ अ डेज वी डिपेंड मोर ऑन एक्सटर्नल मेडिसिन एंड डू नॉट अलाउ द बॉडी टू रिपेयर इटसेल्फ ऑन इट्स ऑन, ठीक है। हमने स्टेटमेंट पढ़ा, कंक्लूजन पढ़ा। तो इट मीन्स कि स्टेटमेंट में तो आप देखो कि क्लियरली यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप कंटिन्यूअसली मेडिसिन लेते हो, तो जो आपके बॉडी में हील करने का जो ऑटोमेटिक हील करने का जो एबिलिटी होता है, वो खत्म होते जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्टेटमेंट में तो ये ऑलरेडी बोल रहा है कि हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक हील करने का जो सेंस है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग पहला कंक्लूजन पढ़े, तो ये और करेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा कंक्लूजन वन भी सेम चीज बोल रहा है। बट हमारे स्टेटमेंट में जो हमारा कंक्लूजन टू बोल रहा है कि अभी के लोग क्या है कि एक्सटर्नल मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है,
ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्लियरली नहीं मेंशन्ड है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 2 हमारा गलत हो जाएगा और जो हमारा कंक्लूजन 1 है वही सिर्फ लॉजिकली फॉलो कर रहा है हमारे गिवन स्टेटमेंट को। तो जो कि हमारे में ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड स्टेपल इज रिटन एज, यहाँ पे क्या है, स्टेपल का कोड दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट करना है डाइजेस्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि पहले पैटर्न फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि क्या फॉलो किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया है, इस क्वेश्चन को अगर आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू याद होना चाहिए, अदरवाइज आप काफ़ी टाइम दोगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, STAPLE स्टेपल। ठीक है, इसे किससे कोड किया गया है, RSZOKD। ठीक है, हम लोग इसका पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होता है, 19 20 1 16 12 5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो अगर आप यहाँ पे, अब हमने क्या किया, पोजीशन वैल्यू लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या पैटर्न है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, -1 हो रहा है। ठीक है, 19 टू 18 हो गया, 20 टू 19 हो गया। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे तो ए को 1 भी बोलते हैं या 27 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 27 हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे क्या, -1 हो गए, ठीक 26 हो रहा है। यहाँ पे भी फिर आपका -1 हो रहा है, यहाँ पे भी फिर आपका -1 हो रहा है, लास्ट वाले में भी -1 हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो पोजीशन वैल्यू है उसे -1 करके जो हमारा कोडेड वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो ठीक है। तो अब हम सेम चीज़ को हम लोग फॉलो कर लगाते हैं, जो हमें जिसका फाइंड आउट करना है, क्या है, डाइजेस्ट, DIGEST। ठीक है, क्या होगा पोजीशन वैल्यू, ये है 4, ये है 9, ये है 7 5 19 एंड 20। ठीक है, -1 करेंगे तो ये क्या होगा, 3 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 18 होगा एंड 19। ठीक है, हमने नंबर लिख दिया। अब लिख दो पोजीशन वैल्यू अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, C आएगा, 8 का क्या आएगा, H आ जाएगा, ये आ जाएगा FDRS। देख लो कौन से ऑप्शन में है, CHFDRS, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन बिलो आर रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर वे, चूज द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द अदर्स। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 सेम पैटर्न, मतलब सेम तरह से, किसी तरह से कनेक्टेड है, सेम लॉजिक है, जो सबसे अलग है हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे सभी ऑप्शन को पढ़ोगे तो कैट, नी, फ्रॉग, गॉड। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ए, सी और डी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है। बट जो हमारा ऑप्शन बी है, यह किसी भी एनिमल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो यह हमें क्या है कि सबसे अलग हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, काफ़ी इजी था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंसर्ट मैथमेटिकल सिंबल्स इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू गेट द रिजल्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एंड क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। उन क्वेश्चन मार्क को कौन सा मैथमेटिकल सिंबल जो है रिप्लेस करेगा और जो हमारा फाइनल आंसर है 87 देगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हर एक ऑप्शन में जो मैथमेटिकल सिंबल दिया हुआ है उसे 1 बाय 1 आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे पुट करो एंड जो फिर उसे जो भी मैथमेटिकल सही से कैलकुलेट करो, बॉड मास का रूल लगाओ एंड जो आंसर आता है जो हमें 87 देता है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, अगर आप डी के सभी सिंबल को आप क्वेश्चन मार्क के जगह प्लेस पे रखते हो तो क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाई 2 अंडर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, +2, यहाँ पे भी +10। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बॉड मास में हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 75 +2 +10। ठीक है, फिर इसे जब आप प्लस करोगे तो ये क्या आएगा, 77 +10, ये क्या आ जाएगा, 87। इट मीन्स कि ऑप्शन डी के सभी सिंबल्स को आप डालोगे, पुट करोगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तभी आपका 87 आएगा। और
आप ए बी सी डी को जो भी मैथमेटिकल सिंबल है उसे आप पुट डाउन करोगे तो आपका 87 नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को क्या है कि आपको हर एक सिंबल को पुट करना है क्वेश्चन मार्क की जगह, जल्दी से जल्दी करेक्टली कैलकुलेट करना है एंड देखना है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ फोन इज रिटेन, ठीक है, फोन को कोड किया हुआ है इसके थ्रू, हमें क्या फिर करना है, वाटर को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन और भी देखा। तो क्या है, अल्फ़ाबेट का पोजीशन वैल्यू अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बहुत ही कम टाइम में इसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो लिखते हैं PHONE, ठीक है। इसे कोड किया गया है किससे, RJQPG से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर P का क्या होता है पोजीशन वैल्यू, होता है आपका 16, H का 8, 15, 14, 5, R का इधर का लिखो 18, आपका क्या होता है J का 10, 17, 16, ये होता है 7। अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, इस वाले में भी +2, इस वाले में। इट मीन्स कि क्या है कि हर एक पोजीशन वैल्यू पे हमें +2 करना है, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग इसे अप्लाई करते हैं वाटर पे। तो अगर हम लोग +2 करते हुए जाएँ, ठीक है, अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको बार-बार पोजीशन वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप W में +2 करते हो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका Y, A में +2 आ जाएगा C। अब जैसे T का होता है 20, 20 + 2 क्या होगा 22, इट मीन्स कि क्या आ जाएगा V। E में अगर आप +2 करते हो तो आएगा G, R में करते हो तो आएगा T। अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में है, YCVGT, मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, इसका हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना है और मिरर का पोजीशन क्या है नीचे में दिया हुआ है। तो ठीक है, अगर आपको मिरर इमेज वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो आप बहुत ही ईजिली बता दोगे कि क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये ऊपर की ओर चला जाएगा, सर्किल जो डार्क सर्किल है एंड ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जब भी मिरर आपका हॉरिजेंटली प्लेस्ड हो तो होता क्या है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो चीज़ें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है ना वो डाउन में शिफ्ट हो जाता है एंड जो डाउन में प्रेजेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या था, जो शेडेड सर्किल था अभी डाउन में था, ये ऊपर चला जाएगा एंड जो हमारा स्ट्रेट लाइन था ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द स्टेटमेंट एंड डिसाइड वेदर द कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है तो, और फिर हमें जब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर हम लोग में कंक्लूजन देखना है कि वो सही है या नहीं है। तो अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ तो अब स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ए इज बिगर देन क्यू, ए क्या है बड़ा है क्यू से, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सी इज बिगर देन एस, सी बड़ा है एस से, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, देख लिया क्या बोल रहा है। अब हमें क्या कंक्लूजन में पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट एस इज स्मॉलर देन क्यू, ये हमें बताना है। तो अगर आप देखोगे कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हम लोग दोनों पढ़ते हैं तो एस और क्यू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया, तो हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि एस जो है क्यू से छोटा है। इट मीन्स कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांट से, ठीक है, कैन नॉट से हम लोग इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब एस एंड क्यू के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया है स्टेटमेंट में, तो हम लोग कैसे बताएं कि एस और क्यू में कौन बड़ा और कौन छोटा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोलता है, क्या बोलता है कि पिलो इज रिलेटेड टू रेस्ट इन द सेम वे शूज आर रिलेटेड टू, मतलब पिलो और रेस्ट के बीच में जिस तरह से रिलेशन है उसी तरह हमें शूज का बताना है कि हमारे गिवन ऑप्शन में किसके साथ फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि पिलो हम लोग जनरली कब यूज करते हैं, जब हमें रेस्ट करना होता है तो उस समय में हम लोग पिलो का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग
का जो पिल्लो का कनेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया रेस्ट के साथ, तो हम लोग शूज़ के साथ बता सकते हैं कि शूज़ हम लोग कब यूज़ करते हैं। हमारे गिवन ऑप्शन के अगर हम लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन है रन, फ्लाई, स्विम, वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमें दौड़ना होता है तो हम लोग शूज़ पहनते हैं। ठीक है, फ्लाई, स्विम और वियर मतलब ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सेम तरह का रिलेशन नहीं बना रहा है जैसा कि हमारा पिलो एंड रेस्ट के बीच में फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। सेम स्टेटमेंट पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है, कौन सा कंक्लूजन जो है लॉजिकली फॉलो करेगा हमारे गिवन स्टेटमेंट को। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हमें चीज़ें एज्यूम नहीं करना होता है। स्टेटमेंट में अगर चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है तो ही हम लोग उसे करेक्ट मानेंगे, अदरवाइज उस कंक्लूजन को हम लोग रॉन्ग मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज देयर इज अ ह्यूज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से जो हमारे रिसोर्सेस है उसमें काफ़ी कमी आ रहा है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, समझ लिया। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? कंक्लूजन वन बोलता है कि द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। हमने स्टेटमेंट पढ़ा, तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल या इंक्रीज डिक्रीज होने का फ्यूचर में कहीं भी स्टेटमेंट में चीज़ें मेंशन थी? नहीं थी। तो इसके वजह से कंक्लूजन क्या हो जाएगा? वन गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या बोलता है? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट फॉर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल विथ अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेफ़िनेटली ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, जो रिसोर्सेज़ हैं उनमें कमी आ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास डेफ़िनेटली यह काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि जो ने डे टू डे लाइफ़ के रिसोर्सेज़ हैं, चाहे वो पानी का हो, जो भी अदर चीज़ें हों, वो इतने बड़े पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना विथ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो इट मीन्स कि जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है उसके हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन टू है वो लॉजिकली फॉलो हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्लूजन टू, जो कि हमारे ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। ओनली कंक्लूजन, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि बोलता है ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज़। क्यों? क्योंकि हमारा कंक्लूजन 1 तो गलत है, कंक्लूजन 2 ही सिर्फ़ करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंक्लूजन 2। ठीक है? आप जब भी आंसर फाइंड आउट करते हो तो अच्छे से मार्क करना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी जल्दी में गलत हो जाता है, हमने करेक्टली फाइंड आउट किया बट हमने गलत मार्क किया तो उसकी वजह से हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। हमारे सरकारी परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके अपने एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। इस तरह की जो माइनर माइनर गलतियाँ होती हैं, रॉन्ग ऑप्शन टिक करने का, इस तरह के गलतियों को आप अवॉइड कर सकते हो जब आप एग्ज़ाम से पहले जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाते हो। तो जाए सरकारी परीक्षा में और मॉक टेस्ट वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है इस फिगर में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले करेंगे कि एक फिगर के हेल्प से कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग एक फिगर से हेल्प से जितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसे काउंट करते हैं, तो कितना हो रहा है? 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? ये 3 जो ब्लैंक रह रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि 1 फिगर के हेल्प से हम लोग 10 ट्रायंगल फॉर्म इस फिगर में हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं 2 फिगर के हेल्प से कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं 2 ट्रायंगल के हेल्प से। अगर आप देखोगे इस पार्ट को, इस पार्ट को, इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो ये 2 फिगर को हेल्प से ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। 2 फिगर हो गया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है।
यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें कितना मिल गया? 4 ट्रायंगल तो मिल गया। और भी क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल, देखते हैं कहाँ है। अगर आप देखोगे ये पार्ट और ये पार्ट को, तो इसके हेल्प से भी एक ट्रायंगल यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है एंड इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल जो ट्रायंगल है वह कितना आ गया? 2 फिगर के हेल्प से वो आ गया 6, ठीक है। अब देखते हैं 3 फिगर के हेल्प से कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कितना देखना है? 3 फिगर के हेल्प से। तो अगर 3 फिगर के हेल्प से देखोगे तो आपको दिखेगा 1 2 3, 3 फिगर के हेल्प से ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल एंड ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और आपको कहीं नहीं दिखेगा। इट मीन्स कि कितना हो गया? 3 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखो कि 4 फिगर के हेल्प से भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्या? तो आप देखोगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, मतलब ये एक ट्रायंगल है जो कि 4 पार्ट के कंबाइन होने से एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है। और कहीं पे है क्या 4 का? नहीं, तो कहीं और नहीं है। इट मीन्स कि कितना हो गया? एक फिगर यहाँ पे हो गया हमारा 4 फिगर के हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं और कहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो 5 फिगर से आपको नहीं मिलेगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है? आप ये पार्ट को देखो, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसके अपोजिट में ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 2, ठीक है। इसी तरह फिर आप देखोगे ये एक पार्ट है, ये एक हो गया 3 एंड इसका अपर पोर्शन में ये एक 4, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ट्रायंगल मिल रहा है। अब इसे आप काउंट कर लो कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 24। इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है 24 फॉर्म हो रहा है, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। पहले आप एक फिगर के हेल्प से कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो काउंट करो, फिर 2 3 4 5, फिर आप देखोगे कि जब हमारा जो मेजर जो बड़ा ट्रायंगल है वो जब कवर हो जाए, इट मीन्स कि उसके बाद तो और कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस फिगर में वो है 24, जो कि ऑप्शन डी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, ठीक है, 24। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द बिलो सीरीज, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है, क्या आएगा ब्लैंक स्पेस की जगह पे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग पैटर्न देखते हैं कि क्या किस तरह का फॉलो हो रहा है। तो आप यहाँ देखोगे कि सी का पोजीशन वैल्यू 3 होता है, वही लिखा हुआ है। ए का पोजीशन वैल्यू होता है 1, तो वही लिखा हुआ है। जी का पोजीशन वैल्यू 7 है, वो लिख दिया है। एंड ई का पोजीशन वैल्यू 5 होता है। इट मीन्स कि जो नंबर वाला पार्ट है ना, उसको तो हमने देख लिया कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अल्फाबेट का पोजीशन वैल्यू है। बट अब हम लोग अल्फ़ाबेट क्या हमारा नेक्स्ट आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो आप देखोगे कि तो सी का 3 है और जी का 7 है। इट मीन्स कि यहाँ क्या हो रहा है? +4। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ए +4 करेंगे तो ई आता है, ठीक है। तो जो हमारा अगला अल्फ़ाबेट आएगा तो डेफिनेटली जी +4 होगा। इट मीन्स कि 7 + 4 आया होता है क्या? 11। इट मीन्स कि के का पोजीशन वैल्यू होता है 11 और फिर ई पे +4 होगा। इट मीन्स कि 9। 9 का मतलब हो गया अल्फ़ाबेट आई। आई का पोजीशन वैल्यू क्या है? 9, ठीक है। इट मीन्स कि जो हमारा अगला वैल सीरीज़ में यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, क्या होगा? के 11 आई 9। कहाँ पे ये प्रेज़ेंट है? ऑप्शन सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अल्फ़ाबेट जो स्टार्टिंग में हमें दिया था ना, वो +4 से इंक्रीज़ हो रहा था। तो उसके हेल्प से हमारा जो अगला नंबर का जो हमारा नेक्स्ट टर्म का जो पहला अल्फ़ाबेट था के मिल गया। के का पोजीशन वैल्यू आई होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट था वो भी +4 वाला था। तो आई ई में अगर +4 करते हैं तो हमारा आ जाता है आई। आई का पोजीशन वैल्यू होता है 9। इस तरह से हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ बन जाता है, तो वेस्ट क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग पहले जैसे डायग्राम बनाते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, तो जैसे कि आपको पता है कि एक्चुअल में ये जो होता है ईस्ट होता है, ये जो होता है वेस्ट होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। उसी तरह ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट, ये होगा नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ क्या बोल रहा है? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है। इसे अगर नॉर्थ करना है तो इसे क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा 45 डिग्री से, ठीक है। तो इसी तरह से जब
45 डिग्री मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में, तब नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा नॉर्थ बन रहा है। तो इसी तरह अगर हम लोग वेस्ट को भी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो क्या होगा, साउथ वेस्ट वाला पार्ट जो है वेस्ट की जगह पे आ जाएगा। इट मीन्स वेस्ट जो है हमारा साउथ वेस्ट बन जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। Each question given below consists of a statement followed by two arguments numbered 1 and 2. You have to decide which of the argument is a strong argument. ठीक है, हमारा स्टेटमेंट गिवन है, दो आर्गुमेंट दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा आर्गुमेंट स्टेटमेंट को स्ट्रांगली जस्टिफाई उसके फेवर में है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोल क्या रहा है कि स्टेटमेंट शुड स्पीड ड्राइविंग बी इम्पोज्ड हेवी पेनल्टीज। अगर कोई ज़्यादा तेज गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है, ठीक है, तो क्या उस पर हैवी पेनल्टीज करना चाहिए। अब हम लोग इसका आर्गुमेंट पढ़ते हैं। एक बोल रहा है यस, क्यों, क्योंकि स्पीड ड्राइविंग इज वन ऑफ द मेजर काउज ऑफ रोड डेथ एज पर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हमारा डेटा क्या बोल रहा है कि जो स्पीड ड्राइविंग है उसके वजह से काफ़ी रोड एक्सीडेंट होता है, जिसके चलते काफ़ी डेथ होती है। तो इसके वजह से जो है हेवी पेनल्टीज़ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हेवी पेनल्टीज़ होगा तो पेनल्टीज़ के डर से लोग क्या करेंगे, स्पीड ड्राइविंग बहुत ही कम करेंगे, जिसके वजह से क्या है, रोड डेथ डिक्रीज होने के चांसेस है। तो ये आप देखोगे तो आर्गुमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेवर में है हमारे गिवन स्टेटमेंट को। तो इसके वजह से आर्गुमेंट 1 क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आर्गुमेंट 2। आर्गुमेंट 2 बोल रहा है नो स्पीड ड्राइविंग हेल्प्स अ पर्सन टू रीच हिज डेस्टिनेशन सून। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आप तेज ड्राइविंग करते हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पे काफ़ी जल्दी पहुंच सकते हो। तो जो आप देखोगे तो हमारे गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रांगली फेवर में नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपको डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंचना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप थोड़ा जल्दी भी निकल के जा सकते हो। बट अगर रोड एक्सीडेंट की बात करें, अगर लोग रश ड्राइविंग कर रहे हैं, स्पीड ड्राइविंग कर रहे हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हैवी पेनल्टीज लगाना चाहिए, जिसके डर से लोग एटलीस्ट स्पीड ड्राइविंग ना करें एंड रोड एक्सीडेंट डिक्रीज हो। ठीक है, तो इसके हमने दोनों आर्गुमेंट पढ़ा, तो जो हमारा आर्गुमेंट 1 था वही स्ट्रांगली फेवर में है हमारे गिवन स्टेटमेंट को, जिसके वजह से आर्गुमेंट 1 करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रांग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का है, जहाँ पे आर्गुमेंट क्या बोल रहा है और स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन। तो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट प्राइस कंट्रोल ऑन मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या है, जो मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, उन पे कंट्रोल करना चाहिए, उन पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ताकि इनके जो प्राइसेस है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, अब इनका आर्गुमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। आर्गुमेंट बोल रहा है कि यस प्राइस कंट्रोल इन हेल्थ केयर हैव द नोबल इंटेंशन ऑफ एनहांसिंग पेशेंट वेलफेयर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। पहला आर्गुमेंट उसके फेवर में है, जो कि बोल रहा है डेफिनेटली जो है कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि हेल्थ केयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो हर एक, चाहे वो पुअर पीपल हो, मिडिल क्लास पीपल हो, उनके रीच तक आना चाहिए। अगर उनके प्राइस ओवर प्राइस हो जाते हैं तो डेफिनेटली पुअर पीपल या मिडिल क्लास पीपल जो हैं उनके बजट में ये चीज़ें नहीं आ पाएगा ड्यू टू हाई प्राइस। तो इसके वजह से गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल करना चाहिए मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिसिन में। तो आर्गुमेंट 1 आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रांगली फेवर में है हमारे गिवन स्टेटमेंट को, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आर्गुमेंट 2 पढ़ते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, नो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन विल एंड अप इनकरिंग लॉसेस और मेकिंग लेस मार्जिन। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए प्राइस कंट्रोल। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, उन जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है उनको लॉस होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रांगली फेवर में नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अगर यहाँ अगर आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो तो सिर्फ आर्गुमेंट 1 ही है जो कि हमारे गिवन स्टेटमेंट को के फेवर में है। क्यों, आखिर प्राइस कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो मिडिल क्लास पुअर पीपल के बजट में आ पाए। तो इस तरह से जो आर्गुमेंट 1 है इसका करेक्ट होगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। ओनली आर्गुमेंट 1 इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द वर्ड। यहाँ पे क्या हमें 3 वर्ड दिया हुआ है, इंडिया, तेलंगाना और हैदराबाद। इन तीनों को अगर हमें वेन डायग्राम के हेल्प से बताना हो तो हमें
कौन सा डायग्राम जो है करेक्टली उसे बता पा रहा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे कि इंडिया एक कंट्री है, इंडिया के अंदर में क्या है कि तेलंगाना आता है और तेलंगाना का कैपिटल जो है हैदराबाद है। इट मीन्स कि इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो डेफिनेटली क्या होगा, इंडिया है, इंडिया के अंदर ही तेलंगाना प्रेजेंट है, ठीक है। एंड तेलंगाना स्टेट के अंदर में आपका हैदराबाद है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जब वेन डायग्राम बनाया तो ये इस तरह से बनेगा, और जो कि हमारे ऑप्शन ए सेम टू सेम हमने जो वेन डायग्राम बनाया था उसी तरह मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अदर ऑप्शन को भी फिल्टर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं बताया है, बट आपको पता है कि इंडिया, तेलंगाना एंड हैदराबाद में क्या रिलेशन है। तो इस तरह से ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हो जाएगा गलत, एंड ऑप्शन डी भी आपको गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है करेक्ट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इन द इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा पहला दूसरा टर्म रिलेटेड है उसी तरह हमें थर्ड और फोर्थ में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं पहला दूसरा में क्या रिलेशन है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा पहला है वॉल एंड ब्रिक। तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वॉल अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें ब्रिक का यूज होता है। इसी तरह फैब्रिक का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है हमारे गिवन ऑप्शन से। तो अगर आप सभी ऑप्शन देखते हो तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्रिक, मिल्क, यार्न एंड वुड। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ऑप्शन ए ब्रिक, कोई रिलेशन नहीं है फैब्रिक के साथ। बी मिल्क, कोई रिलेशन नहीं है। वुड का भी कोई रिलेशन नहीं है। जो हमारा सी है यार्न, इसका मतलब होता है धागा, ठीक है। इट मीन्स कि आपका जो फैब्रिक है, इट मीन्स उसमें धागा यूज होता है। इट मीन्स कि जो फैब्रिक है वो कनेक्ट रिलेटेड है सेम यान के साथ जो हमारा वॉल एंड ब्रिक फॉर्म कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होगा तो आप बहुत ही इजीली बना लोगे बहुत ही कम टाइम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 है, बोलता है कि 4 words have been given of which 3 are alike in some way and 1 is different. Choose the odd one out. ठीक है, 4 वर्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सबसे अलग है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको सभी का मीनिंग पता है तो आप बहुत ही इजीली बता दोगे, जैसे कि चेरिश है, अवॉर्ड है, डिस्पाइस है, लोथ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इन जो तीन हमारा जो वर्ड है बी सी डी में, इन सभी का जो मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वही सिर्फ सबसे अलग है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बी सी डी जो है एक तरह से एक दूसरे का सिनोनिम ही है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरिश, क्यों, क्योंकि ये सबसे अलग है और ये हमारे जो ऑप्शन बी सी डी है एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। जिसके वजह से यह सबसे अलग हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा चेरिश, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन में बनाया है। तो कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले इसे बना लेते हैं। तो ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये पार्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ये पार्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। बोल क्या रहा है कि अगर नॉर्थ जो ये पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, इट मीन्स कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट फिर क्या होगा, इट मीन्स कि अगर हम लोग सभी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो इट मीन्स क्या होगा, ईस्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट की जगह पे आ जाएगा। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वह रिप्लेस होगा ईस्ट के साथ, जो हमारे ऑप्शन ए में प्रेजेंट है ईस्ट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। वही सेम पैटर्न जब हमने फॉलो किया तो नॉर्थ ईस्ट जो है ईस्ट बन जाएगा जब हम लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ईस्ट, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे फिगर में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ट्रायंगल फाइंड आउट वाला किया है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगाया अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बहुत इजीली बना लोगे। करते क्या है, पहले एक फिगर के हेल्प से कितना स्क्वायर बन रहा है वो फाइंड आउट करते हैं।
तो हमारे पास कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4, 4 ही स्क्वायर है जो कि एक फिगर के हेल्प से बन रहा है। फिर दो फिगर के हेल्प से कितना स्क्वायर बन रहा है फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा, इन दो पार्ट को मिलाए तो एक ये स्क्वायर, ये 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, और कहीं है क्या, ठीक है 4 मिल गया। अब हम लोग देखते हैं क्या 3 फिगर के हेल्प से बन रहा है, डेफिनेटली यस, 1 2 3, ये 3 पार्ट को अगर मिलाते हैं तो ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, और कहीं नहीं, एक ही स्क्वायर है। अब हम लोग देखते हैं 4 इस फिगर के हेल्प से कितने स्क्वायर बन रहे हैं, तो 1 2 3 4, 4 पार्ट के हेल्प से ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो कितना हो गया, 4 फिगर के हेल्प से 1, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, 5 में आप देखोगे तो नहीं होगा, अब हमारे पास एक मेजर स्क्वायर बच जाएगा जो कि बनेगा ये, ठीक है। कित तो हमारा हम लोग इसे काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल 11 स्क्वायर जो है इसमें बनेंगे, जो कि ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, ठीक है। करना वही है, पहले एक फिगर को काउंट करो, फिर 2 को करो, 3 को करो, 4 को करो, फिर उसके बाद जब आप 5 देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, 6 देखोगे तो नहीं मिलेगा, फिर आपके पास एक बच जाएगा फाइनल स्क्वायर जो कि ये है, जो कि बनेगा आपका, अगर आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट के हेल्प से, ठीक है, एक स्क्वायर, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो सेम अप्लाई करते हैं कि एक फिगर के हेल्प से कितना ट्रायंगल है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 9। अब दो फिगर के हेल्प से कितना ट्रायंगल बन रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। दो ट्रायंगल के अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दो फिगर के पार्ट के कंबाइन होने से एक हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट। तीसरा अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। चौथा आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट। इट मीन्स कि 4 ट्रायंगल तो मिल गया जो कि दो पार्ट के कंबाइन होने से ट्रायंगल फॉर्म कर रहा, तो 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 फिगर के हेल्प से, अगर हम लोग 3 फिगर की बात करें तो पहला तो ये हो गया हमारा एक, दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट जो कि 3 पार्ट के कंबाइन होने से बन रहा है ट्रायंगल, 2, और कहीं आप देखो कहीं, हाँ ये एक है, ये एक पार्ट है जो कि 3 पार्ट के कंबाइन से बन रहा है, 3, और कहीं आपको मिल रहा है क्या, नहीं, 3 हमें अभी तक मिला है नहीं। तो अब हमारा कितना हो गया, 3 फिगर हो गया। अब 4 फिगर के आप देखोगे तो आपको कहीं दिखेगा क्या, नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो हमारा अब क्या बनेगा, एक मेजर जो ट्रायंगल है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसे काउंट करते हैं कितना हो जाएगा, 9 + 4 13 16 17, 17 ट्रायंगल इसमें बन रहा है जो कि ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है, हमें यहाँ ब्लैंक स्पेस की जगह क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले पैटर्न फाइंड आउट करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 22 में अगर आप प्लस कितना हो रहा है, 18 हो रहा है तो 40 आ रहा है, फिर यहाँ से आप प्लस करोगे 18 तो आपका आ रहा है 58, और 18 और 48 में क्या हो रहा है, +30 हो रहा है। इसी तरह अगला जो हमारा आएगा क्या आएगा, +30 होके, या 48 में +30 होगा तो क्या आ जाएगा, 78। मतलब ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट में एक +18 हो रहा है, दूसरे में +30 हो रहा है। इसी तरह से हमारा जो ब्लैंक स्पेस की जगह आ जाएगा वो होगा 78, जो कि हमारे ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 78। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी में, बस आपको क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से क्या बोल रहा है,
पी जो है क्यू को बोल रहा है कि दाउ आई एम द सन ऑफ योर फादर, यू आर नॉट माई ब्रदर, हाउ दिस क्यू रिलेटेड टू। मतलब क्या है कि क्यू जो है उसका जो फादर है उसी का सन है पी, बट क्या है ये दोनों भाई नहीं है। तो अगर भाई नहीं तो क्या चांसेस है, क्यू डेफिनेटली गर्ल होगी, तो दोनों के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगी। इट मीन्स कि क्यू पी के कौन होगी, सिस्टर होगी, जो कि ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। यहाँ क्या बोल रहा था कि पी क्यू को बोलता है कि मैं, क्यू को बोल रहा है कि क्यू का जो फादर है वही पी का भी फादर है, बट पी और उसके फादर में क्या रिलेशन है, पी उसका सन है, ठीक है, क्यू के फादर का। बट पी का और कोई भाई नहीं है, तो जब कोई और भाई नहीं है तो क्या चांसेस है, क्यू डेफिनेटली उसकी सिस्टर ही होगी। तो दोनों के बीच का क्या रिलेशन हुआ, सिस्टर, जो कि हमारे ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लीला गोज फॉर अ लॉन्ग ड्राइव टुवर्ड्स द साउथ। मतलब क्या है कि लीला जो है लॉन्ग ड्राइव पे जाती है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, आ गए साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम लीला क्या है 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेती है, ठीक है। अब लीला अगर साउथ में जा रही है तो लीला का इधर क्या होगा, राइट होगा, ये होगा लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड में वो 90 डिग्री टर्न ले लेती है, ठीक है, ये 90 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि फिर वो 45 डिग्री जो है लेफ्ट टर्न लेती है। अब जब ये अभी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो इसका राइट होगा इधर, लेफ्ट होगा इधर। और वो क्या कर रही है कि 45 डिग्री टर्न कर रही है लेफ्ट की ओर। जब 45 डिग्री टर्न करेगी तो यह कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अभी जो लीला जिस डायरेक्शन में जा रही है वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था कि ये अगर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये इस डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है तो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। इट मीन्स कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है अभी। नॉर्थ ईस्ट जो हमारे ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप इस आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। रेलवे ग्रुप डी में जो ये शिफ्ट था इसमें टोटल 26 ही क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, जो हमने डिस्कस कर लिया है, और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो भी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके जो भी फ्रेंड सेम ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपका कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।